बजे आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और सबसे पहले आपके फायदे की खबर। जी बिजनेस की मुहिम का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। हमने मुहिम चलाई थी कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करें। दिवाली से पहले सबसे पहला तोहफा मिला गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को। गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 4% की कमी की है। इससे गुजरात में पेट्रोल करीब 3 रुपए और डीजल करीब ₹3.25 रुपए सस्ता हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पेट्रोल 2 रुपए जबकि डीजल को 1 रुपए सस्ता कर दिया गया है। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर। देश में घटने लगे पेट्रोल डीजल के दाम। गुजरात महाराष्ट्र में सस्ता हुआ पेट्रोल। दूसरे राज्य भी सस्ता करें पेट्रोल। दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता होने की खबर राहत लेकर आई है। सबसे पहले गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। गुजरात में 4% वैट कम होने के बाद आज रात से पेट्रोल 67 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 60 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में अब पेट्रोल करीब 75 रुपए 58 पैसे और डीजल करीब 59 रुपए 55 पैसे के आसपास मिलेगा। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें नीचे रहने के बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की कटौती कर दी थी और सभी राज्यों को 5% वैट घटाने के लिए पत्र लिखा था। इस क्रम में सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने वैट घटाया है। अब इस कटौती के बाद दूसरे राज्यों में भी पेट्रोल डीजल सस्ता करने का दबाव बन गया है। वैसे खबरें ये भी हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी सरकार भी जल्द ही वैट कम करने को लेकर फैसला ले सकती है। हमारी सरकार ने डिसीजन लिया है कि 4% हम वैट में कटौती करते हैं और पेट्रोल में 2 रुपया 93 पैसा करीबन 3 रुपया जैसा उसमें जनता को राहत मिलेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश के लोगों को भी सस्ते पेट्रोल डीजल का तोहफा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि वो वैट कम करने को लेकर 1-2 दिन में सीएम से चर्चा करेंगे। सवाल की वैट कम करने का कुछ बातचीत आगे बढ़ी सर। अब देखिए कल परसों में कोई बात होती है तो गुजरात में कम होने के बाद हम लोग बहुत उम्मीद। जी हाँ, गुजरात में 4% वैट कम हुआ है। संभावना है सर, इंतजार कीजिए। संभावनाओं के ऊपर तो दुनिया है। यही बता दिए आप। बस सर ठीक है, इतने में तो जश्न मना लेगी जनता। वैसे तो केंद्र सरकार ने भी राज्यों से 5% वैट घटाने को कहा है, लेकिन अगर दूसरे राज्य भी 4% वैट भी कम करते हैं तो देश के तमाम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल पर औसतन वैट 30% और डीजल पर करीब 25% वैट है। इस समय यूपी में पेट्रोल पर 32.45% और डीजल पर 20.10% वैट है। वहीं उत्तराखंड में पेट्रोल पर 32.51 और डीजल पर 21% वैट है। पंजाब सरकार पेट्रोल पर 36.04% और डीजल पर 17.33% वैट वसूलती है। इसके अलावा राजस्थान में पेट्रोल पर 32.91% जबकि डीजल पर 25.74% वैट लगता है। जबकि केरल में पेट्रोल पर 34% और डीजल पर करीब 27% वैट है। यानी अगर इन राज्यों में औसतन 4% वैट घटे तो पेट्रोल की कीमत 2 से 2.5 रुपये जबकि डीजल की कीमत 1 से 1.5 रुपये तक और कम हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के जब दाम बेतहाशा बढ़े तो जी बिजनेस ने आपके हक में ये मुहिम शुरू की थी और इसका असर देखने को मिल रहा है। सब चुप है अभी पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर। क्या हो रहा है सर? टैक्सेस इतने ज्यादा है कि आम आदमी की जेब खाली हो जाएगी इसमें तो। लेकिन टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। जी बिजनेस की मुहिम चलती रहेगी जब तक कि और राज्य भी कंज्यूमर को राहत नहीं दे देते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और जो पेट्रोल के दाम घट रहे हैं वो आपकी जेब को थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, लेकिन
इस दिवाली आपको प्याज रुलाने वाला है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 50% से ज्यादा का उछाल आया। नासिक में लासलगांव में देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जिसमें प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है। लासलगांव में हफ्ते भर में थोक भाव 50% से ज्यादा उछला। 3 अक्टूबर को प्याज का थोक भाव जहां 1610 रुपए प्रति क्विंटल था, वो 9 अक्टूबर को बढ़कर 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। यानी कि प्याज की थोक कीमतों में रोजाना करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह यह है कि 3 अक्टूबर को लासलगांव में करीब प्याज की आवक 2100 टन थी, जो 9 अक्टूबर को घटकर 800 टन पहुंच गई। प्याज की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि भारी बारिश की वजह से कर्नाटक में प्याज की पैदावार कम होना और सप्लाई पर इसका बुरा असर पड़ना। और देश भर में प्याज के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। अहमदाबाद से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जहां एक हफ्ते पहले प्याज 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वो अब 40 रुपए पहुंच गया है। अहमदाबाद में पिछले 15 दिन में प्याज की कीमत में 60% की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसका कारण क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। काका, ये बताइए कि प्याज की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई? 15 दिन पहले जो 25 रुपये दाम था प्रति किलो, वो अब 40 हो गया। वो ऐसे हो गया कि पहले 100 गाड़ी आती थी बड़ी मार्केट में, अभी 20 ही गाड़ी आ रही है। तो 100 गाड़ी की खरीदी करने वाला अभी वो 20 गाड़ी की खरीदी वही कर रहा है, तो इसीलिए वो भाव बढ़ गया है, माल कम आने की वजह से। कब ये दाम सस्ते होने के कोई आसार हैं? अभी वो पुराना प्याज है, दलाल बोलता है कि वो कम होता है, जिसके पास पड़ा है वो भाव से बेचते हैं। और वो नवा प्याज अभी निकल गया लाल वाला, उसकी आवक थोड़ी शुरुआत है कम है, वो ज़्यादा अभी मार्केट में आएगा तो भाव कम हो जाएगा। बतौर ग्राहक के रूप में आप बताइए कि प्याज की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो आप खरीदारी किस तरह से कर रहे हैं? सर, अभी प्याज का कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से प्याज खरीदना बंद कर दिया हमने। तो हाल फिलहाल तो प्याज की खरीदारी के जो आसार है वो कम दिख रहे हैं, लेकिन जानकार यही कहते हैं कि जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी, दाम है वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन तब तक दीपावली के दिनों के दौरान तो प्याज के भाव बढ़े हुए ही दिखेंगे। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और देखिए, इसी पर आप शाम 4:30 बजे हमारी खास कार्यक्रम देखिए कि क्या इस दिवाली में प्याज रुलाएगा। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर हम। और आगे बढ़ लेते हैं। एक तरफ प्याज महंगा हो रहा है और दूसरी एक और खबर खासतौर पर दिल्ली वासियों के लिए है कि अब उनके लिए मेट्रो में सफर करना महंगा हो गया है। 2 किलोमीटर तक सफर करने पर टिकट 10 रुपए का है, लेकिन उससे लंबे सफर का किराया 20 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। 5 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है। पटरियों पर सरपट दौड़ लगाती ये मेट्रो दिल्ली वालों को ट्रैफिक से भरी सड़कों से राहत दिलाती है, लेकिन मेट्रो की आरामदेह सवारी अब जेब पर और भारी पड़ने लगी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो के बढ़े किराए पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके मुताबिक 2 किलोमीटर तक के सफर के लिए 10 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर तक के लिए 20 रुपए, 5 से 12 किलोमीटर के लिए 30 रुपए, 12 से 21 किलोमीटर के लिए 40 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 50 रुपए और 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए 60 रुपए देने होंगे। किराया बढ़ने से दिल्ली वालों में खासी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सुविधाओं में तो कोई सुधार होता नहीं और किराया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किराया बढ़ गया है इस टाइम, आज से बहुत दिक्कत है आने जाने में। इतना 120 रुपए कहाँ से लगाएंगे हम लोग? सर, अब जेब से एटलीस्ट महीने के 600-700 या 1000 रुपये तक ज़्यादा बजट पे असर पड़ेगा। जो हमारी सैलरी है उसमें इतने रुपये का डिडक्शन होगा कन्वेंस के नाम पे। थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ा एकदम से वजन, तो वो थोड़ा सा पब्लिक को या इवन मुझे भी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। हालांकि एक सच ये भी है कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है। 218 किलोमीटर में दौड़ने वाली दिल्ली मेट्रो में रोजाना करीब 27 लाख लोग सफर करते हैं, लेकिन देश की दूसरी मेट्रो में इससे कम नेटवर्क पर भी किराया ज्यादा है।
यहाँ तक कि हाल ही में शुरू हुई लखनऊ मेट्रो का किराया भी 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है, जबकि उसका नेटवर्क सिर्फ 9 किलोमीटर का है, जो दिल्ली मेट्रो के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, रोजाना मेट्रो से जो सफर करने वाले लोग हैं वो इस बढ़े हुए किराए से काफी नाराज हैं, क्योंकि दिवाली से पहले उन्हें महंगाई का ये एक झटका लगा है। ऐसे कुछ यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी ने, सुनिए। बाजार की बात कर लेते हैं तो अब आपको शेयर बाजार का हाल हम बता देते हैं। मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आज निफ्टी ने 10,000 के स्तर को नहीं तोड़ा और कारोबार खत्म होने पर 10,000 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी रही। सेंसेक्स 78 और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटी, फार्मा, शुगर, केमिकल, पावर, पेपर कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। रियल्टी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। रजत के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी रजत यहाँ पर ज्यादा अपडेट के हैं, जुड़ गए हैं। रजत, क्या कुछ और खबर आपके पास है? तो बिल्कुल, आज मार्केट्स पे अगर आप इंडेक्स देखेंगे ना तो ज्यादा बदलाव था नहीं कल की क्लोजिंग के हिसाब से, और यही रियल मार्केट है। देखिए, निफ्टी पे इतने ज्यादा रिटर्न्स मिल नहीं रहे पिछले कुछ समय से, लेकिन फ्लेवर है छोटे मझौले स्टॉक्स। आज इंपॉर्टेंट ये था कि 10,000 का लेवल ये शुरुआती सत्र में हासिल कर लिया और दिन भर टिके रहे इस लेवल के ऊपर। निफ्टी पे 10,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, पॉजिटिव थी, लगातार स्टैगर्ड वे में सही लेकिन खरीदारी हो रही है। ऊपर से आज जो तेजी बनी वो छोटे मझौले शेयर्स पे ज्यादा देखने को मिली थी इंडेक्स हैवी वेट्स के मुकाबले। चीनी शेयर्स सबसे ज्यादा एक्टिव जो पॉकेट था वो था आज शुगर, बहुत स्ट्रांगली गेन्स मिलते हुए नजर आए। डबल डिजिट रिटर्न्स इनफैक्ट कई स्टॉक्स ने डिलीवर किए। साथ साथ फार्मा ये एक ऐसी पॉकेट थी जहां पर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट बायोकॉन इसमें आउट परफॉर्म कर गया आज। इसके अलावा केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑटो एंसिलरी ये कुछ इसी पॉकेट थी जहां पर ट्रेडर्स ने आज जमकर खरीदारी की। निफ्टी पे केमिकल स्टॉक यूपीएल जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न डिलीवर हुए। इसके अलावा ल्यूपिन, भारती एयरटेल लेटर हाफ में चढ़ा, 2% ऊपर क्लोजिंग। पावर ग्रिड में भी करीब 2% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर हुए। जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें ओएमसी शामिल थी। आज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इन स्टॉक्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। आईओसी यहाँ पर इंडेक्स का हिस्सा है तो इसमें गिरावट। आइशर मोटर्स, वेदांता, एचयूएल 1% के आसपास का फॉल था। लेकिन जो पॉकेट सबसे ज्यादा एक्टिव थी वो था शुगर। द्वारकी शुगर रिटर्न्स देखिए आप, राजश्री, सिंभौली, धामपुर, जो रिटर्न ब्रैकेट है वो 7% से 18% इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। इसके अलावा केमिकल और फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जिसमें इंडिया ग्लाइकोल शामिल है, इस स्टॉक में सबसे ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर हुए। साथ साथ जीएचसीएल, विष्णु केमिकल, दीपक फर्टिलाइजर 11% की तेजी तो इस स्टॉक में आती हुई नजर आई। रिटर्न्स बहुत स्मार्ट थे। कुछ पॉकेट छोटी मझौली आईटी कंपनियां, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जो पिछले कुछ सत्रों से लगातार सर्किट पे है, आज भी 20% के अपर सर्किट पे लॉक था। साइबर टेक, एनआईटी टेक और जेनेसिस इंटरनेशनल ये थीम थी मार्केट की आज। इनफैक्ट लेटर हाफ में एक और स्टॉक चला, वो था जेएम फाइनेंशियल। अच्छी तेजी बनी ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स पे, वो इसलिए भी क्योंकि M6 पर गोल्ड वायदा में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। M6 भी चढ़ा। जेएम फाइनेंशियल यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। अदानी ट्रांसमिशन, स्टरलाइट टेक और बायोकॉन ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर आज ट्रेडर्स का पैसा बना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, एक और अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं। अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए हाल ही में बनाई गई प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की कल पहली बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में विकास की रफ्तार को सुधारने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों पर चर्चा हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, इस बैठक में यहाँ ये चर्चा तो हो सकती है कि जो ग्रोथ है उसे रफ्तार यहाँ पर कैसे दी जाए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या कुछ मेजर्स यहाँ पर सरकार अपनाए, इस पर तो बातचीत होगी, लेकिन एजेंडा और भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है उसकी बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब ग्रोथ रेट को लेकर तमाम तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं। साथ ही साथ सरकार इस पसोपेश में भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरह से बरकरार रखा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर सरकार स्पेंडिंग बढ़ाती है तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये बैठक होने जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के बाद ये इस काउंसिल का गठन हुआ है। तो जो 5 मेंबर हैं जिसमें अध्यक्ष विवेक देव राय, उसके अलावा सुरजीत भल्ला, आशिमा गोयल, रतन वाटल और रतिन रॉय हैं, ये तमाम लोग कल बैठेंगे। और सबसे बड़ी जो चिंता होगी वो ये होगी कि जो ग्रोथ है उसको रिवाइव कैसे किया जाए। और जो जानकारी मिली है, सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ और जो नेशनल इनकम है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि ये ग्रोथ में रिफ्लेक्ट हो।
तो जो ये पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसका सबसे जो प्रायोरिटी एजेंडा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में फिर से किस तरह से जान लाई जाए, ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाई जाए और जो नेशनल इनकम है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी कोई अगर उनकी तरफ से कोई इश्यूज होंगे उस चीज़ को लेके भी एड्रेस करेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त की है कि सरकार का जो परसेप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर ठीक नहीं हो रहा है। कई महीनों से जो 5.7% जो क्वार्टर का ग्रोथ आया था उसके बाद से लगातार इकोनॉमिक मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चों पर सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे में एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाना इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ जो एफडीआई है और साथ ही साथ जो तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो पीएमईएसी की कल पहली बैठक होने वाली है जिसमें कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। देखिए, जी बिजनेस की एक और खबर पर मुहर लगी है। 17 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन पहली बार देश में गोल्ड की ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जी बिजनेस ने सबसे पहले 17 अक्टूबर को ऑप्शन लॉन्च होने की खबर आपको दी थी। ऑप्शन 1 किलो के लॉट में शुरू किया जाएगा। इसमें फ्यूचर मार्केट की तर्ज पर ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी। छोटे निवेशकों के लिए यह कारोबार का अच्छा विकल्प माना जा रहा है और इसमें कम जोखिम के साथ ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका होता है। और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस की सेवाएं देने वाली कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ कल से खुलकर 13 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 855 से 912 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इशू के जरिए कंपनी की 11,370 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और कंपनी 14.22% हिस्सा यहां आईपीओ के जरिए बेचेगी। रिटेल निवेशकों को 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा और एक लॉट में 16 शेयर होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी को नाकाम करने की सारी कोशिशें फेल हो गई। जीएसटी की कामयाबी के साथ ही साबित हो गया भारत में बड़े फैसले लेने में सक्षम है। अमेरिकी दौरे पर गए जेटली ने कहा कि सभी राज्य नए टैक्स सिस्टम को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। जेटली ने कहा कि भारत में बिजनेस के अब ज्यादा मौके हैं क्योंकि अब 95% इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के जरिए हो रहा है। हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जेटली अमेरिका में है। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी आरईसी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्रेसिव तरीके से उतरेगी। इसे लेकर आरईसी की कई राज्यों की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि राज्यों के डिस्कॉम में आरईसी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी चाहती है। कंपनी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जो राज्य 51% हिस्सेदारी देने को तैयार होंगे वही बात बनेगी। आरईसी अपनी सब्सिडरी के जरिए इस बिजनेस को चलाएगी। पावर सेक्टर में बदल रहे हालातों के मद्देनजर आरईसी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है।